हेलो दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। आज सुबह सुबह जैसे ही विभा का फोन शैलेश जी के मोबाइल पर आया, उनकी पत्नी माधुरी ने उन्हें फोन स्पीकर पर डालने का इशारा किया और उन्होंने स्पीकर ऑन कर दिया। विभा हंसती हुई बोली, हेलो पापा, आपने स्पीकर ऑन कर लिया हो और मम्मी आ गई हो तो मैं अपनी बात शुरू करूं। पिछले 3 महीनों से यही चल रहा है। विभा का फोन जब भी आता है शैलेश जी स्पीकर ऑन कर देते हैं, क्योंकि विभा और उसकी माँ माधुरी की बातचीत तब से बंद है जब से विभा ने अपना निर्णय सुनाया है कि वह शादी अपने स्कूल फ्रेंड करण से ही करना चाहती है। यह बात जानते हैं दोनों माँ बेटी के बीच अबोलेपन ने अपना स्थान ले लिया। लेकिन जब भी विभा का फोन आता है, माधुरी अपने सारे काम छोड़कर फोन के करीब आ जाती है, यह जानने के लिए कि विभा क्या कह रही है। विभा की बातों को सुनकर माधुरी के चेहरे के हाव भाव बनते बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि माधुरी किसी हाल में नहीं चाहती कि उनकी बेटी किसी भी जातीय लड़के से ब्याह करे। वैसे माधुरी कई दफा करण की मां मिसेज आशा शर्मा जी से विभा के स्कूल फंक्शन और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मिल चुकी है। मिसेस शर्मा मॉडर्न और स्वतंत्र विचारधारा की महिला हैं। माधुरी को लगता है कि मिसेस शर्मा जरूरत से ज्यादा ही मॉडर्न है। मिस्टर अशोक शर्मा इंडियन एयरफोर्स में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर थे। उनका घर प्रयागराज के धूमनगंज एरिया में है और काफी आलीशान भी है। नौकर चाकर सब हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उनके घर का वातावरण, रहन सहन थोड़ा अलग है, जो माधुरी को शुरू से ही अटपटा लगता आया है, क्योंकि माधुरी जहाँ रहती है वहाँ की औरतें ना तो मिसेस शर्मा की भांति बिना आस्तीन का ब्लाउज पहनती हैं और ना ही बिना सिर पर पल्लू लिए घर से बाहर निकलती हैं। ऊपर से इनका पूरा परिवार शुद्ध शाकाहारी और उनके घर पर बिना अंडा मांस मछली के काम ही नहीं चलता। शैलेश जी एक सुलझे हुए और सरल व्यक्ति के धनी हैं। उन्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि उनके लिए तो विभा की खुशी ही सबसे बड़ी जीत थी। उनका मानना है कि जाति पाति धर्म कुछ नहीं होता, मनुष्य की बस एक ही जाति है और एक ही धर्म होता है, और वह है मानवता का धर्म। शैलेश जी को मिसेस शर्मा के मॉडर्न होने से भी कोई तकलीफ नहीं है। शैलेश जी ने भी हंसते हुए कहा, हाँ बोलो, तुम्हारी मम्मी आ गई हैं। पापा, कल मैं और करण प्रयागराज आ रहे हैं। फिर शाम को करण के मॉम डैड आप और मम्मी से हमारी शादी की बात करने आएंगे। शैलेश जी विभा को आश्वस्त करते हुए बोले, तुम चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनने के बाद विभा ने कहा, थैंक यू पापा, मुझे आपसे एक बात और शेयर करनी है। मैंने और करण ने कंपनी चेंज कर ली है। हमारी नई कंपनी का सब डिविजनल ऑफिस प्रयागराज में भी है, तो शादी के बाद हम दोनों प्रयागराज आ जाएंगे। यह तो और भी अच्छी बात है। हमारी बेटी शादी के बाद भी इसी शहर में रहेगी। हमें और क्या चाहिए। यह खबर सुनते ही तुम्हारी भाभी बहुत खुश हो जाएंगी। भाभी का नाम सुनते ही विभा चहकते हुए बोली, पापा भाभी कहाँ हैं? बात तो कराइए। इस वक्त वह किचन में व्यस्त हैं। विभा थोड़ा नाराज होती हुई बोली, पापा मैंने मम्मी से कितनी बार कहा है कि एक फुल टाइम मेड रख लो। सुबह से लेकर रात तक भाभी बेचारी घर के कामों में ही उलझी रहती है। यहाँ तक कि उनके पास अपने खुद के लिए भी समय नहीं होता। और मम्मी है कि कुछ समझती ही नहीं। उन्हें लगता है कि घर का सारा काम बहू का ही है। ऊपर से भाभी को सारे काम साड़ी पहनकर करने पड़ते हैं। उन्हें काम करने में कितनी असुविधा होती है। पापा, आप मम्मी को समझाइए, वक्त तेजी से बदल रहा है। अब मम्मी को भी थोड़ा बदलना होगा। अच्छा पापा, अब मैं फोन रखती हूँ। ऐसा कहकर विभा ने फोन रख दिया। विभा के फोन रखते ही माधुरी के चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया और बड़बड़ाती हुई कहने लगी, लो अब ये छोरी सिखाएगी मुझे बहू से क्या काम करवाना है और क्या नहीं। खुद को तो ढेर भरे की अक्ल नहीं, एक ऐसी औरत की बहू बनने को उतावली हुए जा रही है जिसे हमारी संस्कृति का जरा भी ज्ञान नहीं है। ना तो अपने सिर पर पल्लू लेती है और ना ही उसे छोटे बड़े का लिहाज है।
शादी हो जाने दो, फिर पता चलेगा मॉडर्न सास कैसी होती है। माधुरी को अपनी स्वयं की बेटी के लिए इस प्रकार मुंह से आग उगलता देखकर शैलेश जी बोले, बस अब भी करो माधुरी, मिसेस शर्मा मॉडर्न है, इसका मतलब यह नहीं कि वे बुरी हैं या फिर बुरी सास ही साबित होंगी। कम से कम अपनी बेटी के लिए तो अच्छा सोचो और अच्छा बोलो। करण अपने पेरेंट्स के साथ हमसे मिलने आ रहा है। कल नए रिश्ते की नींव पड़ने वाली है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत खटास से हो। शैलेश जी के ऐसा कहते ही माधुरी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए बगैर ही वहां से चली गई। दूसरे दिन विवाह आ गई। शाम की पूरी तैयारियां जोरों पर थी। वह वक्त भी आ गया जब करण अपने पेरेंट्स के साथ विवाह के घर पहुंचा। मिसेस शर्मा की खूबसूरती आज भी बरकरार थी। उसे देखते ही माधुरी मन ही मन कुड़कुड़ाने लगी। जवान बेटे की माँ और ये साजो श्रृंगार अपनी उम्र तक का लिहाज नहीं है। आग लगे ऐसी मॉडर्नेस को। लेकिन मिसेस शर्मा इन सब से बेखबर घर के सभी सदस्यों के साथ बड़ी आत्मीयता से मिल रही थी। बातों ही बातों में मिसेस शर्मा ने कहा, मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे विवाह जैसी खूबसूरत और समझदार बहू मिल रही है। मैं ढूंढने भी निकली तो विवाह जैसी बहू मुझे नहीं मिलती। मिसेस शर्मा के ऐसा कहने पर माधुरी व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, खूबसूरत समझदार के साथ साथ कमाऊ बहू भी मिल रही है मिसेस शर्मा। यह कहना भूल गई हैं आप। माधुरी का ऐसा कहना शैलेश जी, विभा और उसके भैया भाभी को बड़ा अटपटा और बुरा लगा। लेकिन मिसेस शर्मा बड़े सहज भाव से माधुरी की बातों को हंसी में उड़ा गई। उसके कुछ सप्ताह बाद विभा और करण की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। शादी में आए सभी मेहमानों द्वारा शादी में किए गए शानदार इंतजाम को लेकर खूब तारीफ हुई। साथ ही साथ विभा व करण की भी काफी प्रशंसा हुई। इन सब के अलावा सभी की जुबान पर एक और बात की चर्चा जोरों पर थी और वह थी मिसेस शर्मा की लेटेस्ट ज्वेलरी। स्टाइलिश साड़ी और हेयर स्टाइल। माधुरी के सभी सगे संबंधी और सहेलियां उससे यह कहने से नहीं चूकी कि माधुरी बहन, तुमने तो दामाद के संग समधन भी बड़ी जोरदार पाई है। विवाह की सास तो बड़ी मॉडर्न है, इस उम्र में इतना स्टाइल कमाल है। तुम्हारी समधन तो काफी स्टाइलिश है। सभी के मुंह से बस एक ही बात सुनकर कि विवाह की सास तो बड़ी मॉडर्न है, माधुरी के कान पक गए थे। और जब विवाह शादी के बाद पहली बार घर आई तो माधुरी विवाह की खैर खबर लेने के बजाय उससे कहने लगी, कैसी है तेरी मॉडर्न सास? सजने संवरने के अलावा कुछ भी करती भी है या बस सारा दिन केवल आईने के सामने ही बैठी रहती है? अपनी माँ का इस तरह बेबाक विवाह को उसकी सास के मॉडर्न होने का ताना देना उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए धीरे धीरे अब विवाह अपने मायके आने से कतराने लगी। बस फोन पर ही अपने पापा और भाभी से बात कर लेती। ऑफिस का भी यही हाल था। विवाह के हर फ्रेंड्स और सहकर्मी को बस यही जानना होता कि उसकी सास का उसके साथ व्यवहार कैसा है, उसे परेशान तो नहीं करती है। विवाह अपनी सास के होते हुए इतना फ्री कैसे रहती है, क्योंकि सभी को लगता है कि विवाह की सास बड़ी तेज तर्रार, स्टाइलिश और मॉडर्न है। विवाह को यह बात समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग सभी को एक ही तराजू पर क्यों तौलते हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं कि जो महिला स्टाइलिश हो, मॉडर्न हो, वह तेज तर्रार और बुरी सास ही होगी, और जो देखने में सिंपल हो, सीधी साधी लगती हो, वह अच्छी सास होगी। एक शुक्रवार विवाह अपने मायके में फोन पर अपनी मम्मी से बोली, मम्मी इस वीकेंड पर हम पिकनिक पर जा रहे हैं। मॉम कह रही थी कि आप सब भी हमारे साथ चलते तो एक अच्छा फैमिली पिकनिक हो जाएगा। आप भैया भाभी से भी चलने को कह देना। विभा का इतना कहना था कि माधुरी भड़क उठी और कहने लगी, हमें कहीं नहीं जाना तेरी मॉडर्न सास के साथ, और ना ही हमारी बहू जाएगी तुम लोगों के साथ। तुम सास बहू दोनों घूमो जींस पैंट लटका कर पूरे शहर में। तुम्हें ना सही पर हमें तो लोक लाज का ख्याल है।
वैसे भी तुम्हारी भाभी अपने मायके जौनपुर गई है और तुम्हारा पत्नी भक्त भाई उसके साथ ही गया है। दोनों यहाँ होते भी तो हम में से कोई न जाता तुम्हारे मॉडर्न परिवार के साथ कहीं भी, क्योंकि उस दिन मेरे गुरुजी का जन्मदिन है। इसलिए हमारी समिति की ओर से इस अवसर पर भव्य सत्संग रखा गया है। उस दिन गुरुजी सभी को दर्शन और आशीर्वाद देंगे, जो जीवन की सद्धति के लिए बहुत जरूरी है। यह सब तेरी मॉडर्न सास क्या समझेगी? माधुरी का इतना कहना था कि विभा ने गुस्से में फोन काट दिया। निर्धारित दिन पर विभा अपने पूरे परिवार के साथ इधर पिकनिक के लिए निकल पड़ी। उधर माधुरी और शैलेश जी भी गुरुजी से आशीष लेने सत्संग के लिए निकल पड़े। आज पूरा परिवार के संग इतना अच्छा समय बिताकर विभा काफी खुश थी। उसे बस इस बात का अफसोस था कि आज की इस खुशी का हिस्सा उसके अपने मम्मी पापा केवल उसकी मॉम की संकुचित मानसिकता की वजह से नहीं बन पाए थे। पिकनिक से लौटते वक्त विभा इन्हीं सब बातों में गुम थी कि अचानक उसका मोबाइल बजा। फोन किसी अनजान नंबर से था। फोन रिसीव करते ही विभा की आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। यह देखकर विभा की सास ने उससे उसका कारण जानना चाहा, तो विभा रोती हुई बोली, मम्मी का फोन था। सत्संग से लौटते हुए मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। पापा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मम्मी को ज्यादा चोटें नहीं आई है और मोबाइल भी टूट गया है। इसीलिए उन्होंने किसी दूसरे के मोबाइल से फोन किया था। भैया भाभी भी शहर से बाहर हैं और वहां सिटी अस्पताल में पुलिस प्रक्रिया में देर होने की वजह से पापा का इलाज शुरू नहीं हो पा रहा है। मम्मी बहुत घबराई हुई हैं और परेशान हैं। इतना सुनते ही मिसेस शर्मा बोली, तुम्हें रोने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। शहर के डीएसपी से मेरा बहुत अच्छा परिचय है। मैं अभी उन्हें फोन कर देती हूँ और अस्पताल में भी फोन कर देती हूँ। वहाँ भी मेरी पहचान के काफी सीनियर डॉक्टर हैं, वे सब संभाल लेंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और कुछ घंटे में तो हम भी शहर ही पहुँच जाएंगे। ऐसा कहती हुई मिसेस शर्मा ने अपने कई मित्रों और पहचान के नामी गिरामी हस्तियों को फोन कर विभा के मम्मी पापा को हर संभव मदद करने को कह दिया। जब विभा अपने पूरे परिवार के साथ अस्पताल पहुंची तो उसके मम्मी पापा का इलाज शुरू हो गया था। पुलिस और अस्पताल के डॉक्टर व स्टाफ अपना पूरा सहयोग दे रहे थे। यह देखकर एक बार फिर विभा की आंखें नम हो गई और उसके चेहरे पर अपनी सास के प्रति आदर और कृतज्ञता के भाव उभर आए। विभा की मम्मी 2 दिनों तक अस्पताल में एडमिट रही और उसके पापा लगभग 10 दिनों तक। मिसेस शर्मा पूरी आत्मीयता से हर रोज अस्पताल में मिलने आती। उनकी वजह से विभा के मम्मी पापा को अस्पताल में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। वहां उनका विशेष ध्यान रखा गया और अस्पताल के डॉक्टरों व स्टाफ के द्वारा भरपूर सहयोग मिला। उसके बावजूद मिसेस शर्मा के प्रति माधुरी के विचार और बर्ताव में कोई फर्क नहीं आया था। माधुरी अब भी अपने स्वस्थ होने और सही समय पर इलाज मिलने का श्रेय अपने गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद को ही दे रही थी। मिसेस शर्मा को माधुरी अपने गुरु के द्वारा भेजा गया केवल एक माध्यम समझ रही थी, जबकि गुरुजी का इस बात से कोई वास्ता ही नहीं था। माधुरी की इस प्रकार अंधभक्ति देखकर बार बार अपनी ही माँ से अपनी सास के लिए अपमान भरे शब्द सुन सुनकर विभा ने यह तय कर लिया कि वह अब ना तो अपने मायके जाएगी और ना ही अपनी मम्मी को फोन करेगी। काफी दिनों तक जब विभा अपने मायके नहीं गई तो एक दिन विभा की सास ने उससे कहा, विभा बेटा, तुम बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई हो। इस संडे समय निकाल कर उनसे मिल आओ, उन्हें तुम्हारी चिंता होती होगी। विभा अपनी सास की बात टालना नहीं चाहती थी और ना ही उन्हें सच बताकर उनका दिल दुखाना चाहती थी। इसलिए वह बोली, जी इस संडे चली जाऊंगी। संडे को जब विभा अपने मायके पहुंची तो पापा उसे बैठक में आराम कुर्सी पर किताबें पढ़ते मिल गए। काफी देर पापा के पास बैठने के बाद जब विभा अंदर गई तो उसने देखा कि उसकी मम्मी
अपनी सहेलियों के साथ बैठी हंसी ठिठोली कर रही हैं और उसकी भाभी भाग भाग कर सबके लिए चाय नाश्ता और पानी की व्यवस्था कर रही है। यह देखकर विभा अपनी भाभी का हाथ बटाने किचन की ओर बढ़ी थी कि वहां बैठी उसकी मम्मी की सहेलियों में से एक ने कहा, अरे विभा तुम कब आई? इधर आ, हमारे पास बैठ। मैंने तो सुना है कि तेरी सास बड़ी मॉडर्न है। तुम अपनी सास के साथ ससुराल में कैसे निभा रही हो? विभा चुप रही। फिर क्या था, एक के बाद एक सभी ने विभा की सास का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई उनकी लिपस्टिक पर फिकरे कसने लगता तो कोई हेयर स्टाइल पर। किसी को उनका इस उम्र में जींस पहनना गलत लग रहा था तो किसी को उनके लहराते हुए आंचल से आपत्ति थी। सभी की अनर्गल बातें सुनकर विभा से रहा नहीं गया और वह सब पर बरस पड़ी और कहने लगी, हाँ मेरी सास बड़ी मॉडर्न है। वह केवल मॉडर्न ड्रेस ही नहीं पहनती, उनकी सोच भी मॉडर्न है। वे अपनी बहू को चार दीवारी में घूंघट के पीछे घुटन भरी जिंदगी नहीं, खुली हवा में आजादी की सांस लेने देती हैं। यहाँ आप में से कितनी सास अपनी बहू को उनकी मर्जी से जीने देती हैं, अपनी बहू का बेटी की तरह माँ बनकर ध्यान रखती है। लेकिन मेरी मॉडर्न सास मेरा ख्याल अपनी बेटी की तरह रखती है और मुझे उनके मॉडर्न होने पर गर्व है, क्योंकि वह मुझे केवल बेटी बुलाती ही नहीं, अपनी बेटी समझती भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुरे वक्त में साथ खड़ी रहती हैं। ऊपर वाले की इच्छा कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ लेती हैं। विभा की बातें सुनकर उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं बोला और यह बातें सुनकर सबकी आंखें शर्म से झुक गई। और उधर विभा के पापा बैठक में कमरे में बंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलती रहती हैं।